मॉर्फिज्म। पहले बात करते हैं आइसोमॉर्फिज्म की। ये क्या होता है? कुछ ऐसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं जिनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है? सेम होती है। केमिकल कंपोजिशन क्या होगी? सेम होगी। तो जो उनका क्रिस्टल शेप आती है वो भी क्या होती है? सेम होती है। सेम क्रिस्टल शेप मीन्स अगर किन्हीं कंपाउंड की केमिकल कंपोजिशन क्या होगी? सेम होगी, तो उनकी जो क्रिस्टल शेप भी आएगी वो भी क्या होगी? सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सोडियम फॉस्फेट और सोडियम आर्सेनेट, सोडियम फॉस्फेट इज Na3PO4 एंड सोडियम आर्सेनेट इज Na3AS। सिर्फ आर्सेनेट आ गया यहाँ पे O4। ठीक है, बाकी सारी कंपोजिशन क्या सेम है। तो ये देखो दोनों की कंपोजिशन क्या है? सेम। तो केमिकल कंपोजिशन सेम है, तो इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। अगर उनकी शेप क्या आ रही है? सेम आ रही है, तो इसे हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। और इन सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस मीन्स उनकी कंपोजिशन भी क्या है? सेम है, और उनकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आ रहा है वो भी क्या है? सेम है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं पॉली। पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, मैनी मॉर्फिज्म मीन्स मैनी शेप्स। ठीक है, अब हमने अभी तक बात किया की थी तो अलग अलग ले लिए थे कंपोजिशन वाले सब्सटेंस। ठीक है, कंपोजिशन तो सेम थी, सब्सटेंस अलग अलग थे, पर शेप सेम आ रही थी। अब क्या करना होता है? कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन ले लो। हमें पता है कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में भी है और डायमंड की फॉर्म में भी है। तो सबने पढ़ा ना कि कार्बन की ग्रेफाइट फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है और डायमंड फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है। तो एक ही कार्बन दो फॉर्म में आ गया। अभी हमने जब क्रिस्टल सिस्टम किए थे तो वहां पे देखो सल्फर की बात हुई थी। एक सल्फर हमने वहां की थी मोनोक्लिनिक, एक करी थी रोम्बिक। एक थी मोनोक्लिनिक सल्फर, एक थी रोम्बिक सल्फर। है तो सल्फर ही ना। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक से ज्यादा क्रिस्टल शेप्स में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ओवर डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। मीन्स कैसी उन्हें कंडीशन मिली है टेम्परेचर की और प्रेशर की, इसके अकॉर्डिंग वो एक से ज्यादा शेप्स में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस को पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और ये जो डिफरेंट शेप्स आती है इन्हें हम बोलते हैं एलिट्रोप्स। से आपने पढ़ा होगा ना, एलिट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है, एलिट्रोप्स। और इस प्रोसेस को बोल देते हैं एलिट्रोपी। क्लियर। अब एक शेप दूसरी शेप में चेंज भी हो सकती है। ठीक है, जब एक शेप दूसरी शेप में चेंज हो जाएगी, ठीक है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, जिसमें एक क्रिस्टल शेप चेंजेस इनटू अनदर। जैसे जिस टेम्परेचर पे मोनोक्लिनिक सल्फर रोम्बिक सल्फर में चेंज हो जाए या रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? उनका ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन हो गई, एक शेप से आप दूसरी शेप में पहुंच गए। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आइसोमॉर्फिज्म एंड मॉलिमॉर्फिज्म। आइसो मतलब सेम केमिकल कंपोजिशन वाले कंपाउंड्स का क्रिस्टल शेप भी क्या हो जाएगी? सेम होगी। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया सोडियम फॉस्फेट और सोडियम आर्सेनेट का। ठीक है, दोनों के केस में देखो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, कंपोजिशन तो केमिकल स्ट्रक्चर भी इन दोनों का क्या होगा? सेम होगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसे हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म और सब्सटेंस को बोलते हैं आइसोमॉर्फस। फिर हमने बात करी पॉलीमॉर्फस मीन्स एक ही सब्सटेंस बट डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप्स। जैसे कार्बन हो गया ग्रेफाइट की फॉर्म में या डायमंड की फॉर्म में, सल्फर हो गया मोनोक्लिनिक या रोम्बिक। तो डिफरेंट टेम्परेचर और कंडीशन के ऊपर इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं।
बट एक स्ट्रक्चर दूसरे के अंदर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्लियर, ये था हमारा टॉपिक आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अब बात करते हैं हम स्पेस, लैटिस और यूनिट सेल की। यूनिट प्लेन की तो हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब तक हमने जितनी भी बात की थी वो उसकी एक्सटर्नल शेप की बात की थी। अब बात करते हैं उसकी इंटरनल शेप की। क्रिस्टल की इंटरनल शेप भी है। इंटरनल शेप डिपेंड करेगी किस अरेंजमेंट में पार्टिकल्स, कैसे पार्टिकल अरेंज है, किस फैशन में पार्टिकल्स अरेंज है विद इन अ क्रिस्टल इन 3D शेप, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3D स्पेस, तो मैं इसकी बात करूं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इंटरनली कैसे है, ठीक है। तो जब भी कोई पार्टिकल्स होते हैं हमें क्रिस्टल में, हमने पहले बात की है कि वो क्या होते हैं, रेगुलरली अरेंज होते हैं, तो ठीक है। जो रेगुलर अरेंजमेंट्स है पॉइंट्स की इन क्रिस्टल ऑफ 3D स्पेस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3D स्पेस, ठीक है, ऑफ ए क्रिस्टल इज कॉल्ड स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। क्लियर। अब मेरे पास एक बहुत बड़ा क्रिस्टल है, अब उस क्रिस्टल को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में भी क्या कर सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं उस बड़े क्रिस्टल को छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करूं तो मेरे पास एक स्मॉलेस्ट पार्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक घर है, आप उस घर को छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करोगे तो सबसे छोटा पार्ट क्या आ जाएगा, एक ईंट आ जाएगी। इस मतलब हम ब्रिक को ले लें, एक ब्रिक को लेके नंबर ऑफ टाइम्स हम उसे रिपीट कर सकते हैं तो एक वॉल बन जाएगी। और अगर मैं उस वॉल को ब्रेक करूं छोटे छोटे पार्ट में तो मेरा लास्ट सबसे छोटा पार्ट क्या रह जाएगा, ब्रिक, ठीक है। तो अगर मैं एक बड़े क्रिस्टल को छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड करती जाऊं तो मैं एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्रिस्टल पे पहुंच जाऊंगी। सबसे छोटा पार्ट, ठीक है, ऐसा पार्ट जिसे मैं बार बार रिपीट करके उस क्रिस्टल को दोबारा से ऑब्टेन कर पाऊं। बट इस स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो क्रिस्टल है इसके एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, हैज सेम सिमेट्री एलिमेंट एज बिग क्रिस्टल्स। मीन्स जब मेरे बड़े क्रिस्टल को तोड़ा छोटे छोटे पार्ट्स में, मैं सबसे छोटे पार्ट पे तो आ गई, स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्रिस्टल पे, ठीक है। बट ये क्रिस्टल तभी स्मॉलेस्ट पॉसिबल होगा, तभी मेरा यूनिट सेल कहलाएगा अगर इसके एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे एज बिग क्रिस्टल, बड़े क्रिस्टल के जैसे, ठीक है। इसे हम बोलते हैं तब यूनिट सेल। तो मैं यूनिट सेल को कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ कंप्लीट लैटिस which has all the symmetry element, ठीक है, which is repeated all over again in different direction to produce a complete space lattice, ठीक है। I repeated, the smallest portion unit cell is smallest portion of complete unit cell, complete space lattice which has same symmetry elements which is repeated ऑल ओवर अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में करना है, ठीक है। प्रोड्यूस टू कंप्लीट स्पेस लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल, ठीक है। छोटा पार्ट सेम सिमेट्री एलिमेंट हो बड़े की तरह, उसे हर डायरेक्शन में आपने लेके जाना है, ठीक है, ताकि आपके पास क्या आ जाए, एक बड़ा यूनिट सेल आ जाए। कैसे, मैं यहां पर एक क्यूब बना रही हूं, हम देखते हैं इस क्यूब में कैसे हम यूनिट सेल ले सकते हैं। ठीक है, जनरली हम इस तरह से बनाते हैं। अब इसको छोटे से छोटे पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको साथ साथ ड्रॉ करो, इसको यहाँ इनको इस तरह से इन्हें मैच कर दो, ठीक है। ऐसे इस वे में करोगे,
जैसे ये लाइन ऐसे ऐसे और इसी तरह से इधर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन चारों पॉइंट्स को मैच कर दो। डन। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैच कर दो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैच कर दो, और जो बीच में है उन सबको इस तरह से। ठीक है, हमने एक स्पेस लैटिस बना लिया। ठीक है, अब इस स्पेस लैटिस को हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट। एक रेगुलर अरेंजमेंट है, हर पॉइंट के ऊपर एक ना एक पार्टिकल होगा, जैसे ये दो, हर पॉइंट जहां पर लाइंस मैच कर रही हैं वहां पर एक पार्टिकल डाल दो। ठीक है, जैसे यहां ठीक है, तो मैंने सारे पॉइंट्स पे एक पार्टिकल डाल दिया। अब देखो इस चीज के अंदर हम इसे इस फॉर्म में ले सकते हैं। अब मैं इसमें एक छोटा सा क्यूब ढूंढती हूँ, जैसे ये। देखो जैसे मैंने इसे हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ठीक है, पूरे पार्ट में पूरा का पूरा मेरा स्पेस लैटिस था। अब देखो ऐसे छोटे छोटे जो क्यूब होंगे वो हर डायरेक्शन में, आगे फिर पीछे ऊपर इस साइड, हर डायरेक्शन में क्या होंगे, रिपीट होंगे, रिपीटेड ऑल ओवर द अगेन। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, यूनिट सेल हो गया। ठीक है, इस यूनिट सेल में सेम सिमेट्री एलिमेंट होंगे जैसे बड़े वाले स्पेस लैटिस के। ठीक है, ऐसे इसके अंदर एंगल्स होंगे अल्फा, बीटा एंड गामा। एक साइड अल्फा होगा, एक साइड बीटा होगा, एक साइड गामा होगा। ऐसे ही 3 इंटरसेप्ट, ए, बी और सी इंटरसेप्ट। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा, 3 हमारे पास इस तरह के एंगल आ जाएंगे। तो ये मेरा सबसे छोटा रिपीटिंग यूनिट है, जिसे मैं ऑल ओवर द अगेन रिपीट करूंगी। मेरे पास क्या आ जाएगा, बड़ा लैटिस आ जाएगा, जिससे मैं क्या बोलती हूँ, यूनिट सेल। ठीक है, क्लियर हो गया है आपको। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। ठीक है, अब स्पेस लैटिस और यूनिट सेल में हमने क्या बोला, बार बार क्या होंगे, अरेंज, इन्हीं को हमें क्या करना है, बार बार रिपीट करना है। ठीक है, इन 3 डायमेंशंस, तीनों हर डायरेक्शन में करना है, ताकि हमारे पास एक 3D स्ट्रक्चर आ जाए। तो इस केस में हमारे पास 2 फोल्ड एक्सिस, 3 फोल्ड एक्सिस, 4 फोल्ड एक्सिस एंड 6 फोल्ड एक्सिस। ये रोटेशंस क्या है, पॉसिबल है। 2, 3, 4 ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। 6 फोल्ड एक्सिस भी क्या होती है, पॉसिबल होती है। बट 5, 7, 8 एंड हायर इज नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल है, बट जो नीचे वाली है ना, वो पॉसिबल नहीं है, 5, 7, 8 और हाईएस्ट। रीजन,
मैंने कहा कि उसको बार बार हमें रिपीट करना है ताकि एक 3D अरेंजमेंट आ जाए, ठीक है। बट आपने उसे ऐसे अरेंज करना है कि उनमें कोई गैप ना हो, नो गैप, बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए। अगर गैप आ गया तो वो स्पेस लैटिस नहीं बना, ठीक है। जब हम 2 वालों को अरेंज करेंगे तो कोई गैप नहीं आएगा, 3 को अरेंज करके देखो कोई गैप नहीं आएगा, 4 को अरेंज करके देखो गैप नहीं आएगा, 6 को करोगे नहीं गैप आएगा। जैसे मैं 6 को करके दिखा रही हूं, ये मेरा 6 है, ठीक है। 6 को अरेंज कर दो, देखो 6 वाले प्रॉपर अरेंज होते जा रहे हैं, 6 वाले में कोई गैप नहीं आया। अब सपोज करो मुझे 5 को अरेंज करना है, 5 मेरा कुछ ऐसे है, 5 को अरेंज करने की कोशिश करो, इस तरह आ गया। तो बीच में कहीं ना कहीं गैप आएगा, आप इसे कहीं भी पूरा बना नहीं सकते हो। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में क्या आता रहेगा, गैप वैल्यू आती रहेगी। तो प्रॉपर अरेंजमेंट जैसे इस केस में हो रही है ना, वैसे इस केस में हमारी प्रॉपर अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 5 के केस में 5 फोल्ड में क्या आ गया, गैप आ गया, 6 फोल्ड में कोई गैप नहीं आया, क्लियर। तो यहां पर जब गैप आ जाता है तो वो हमारा स्पेस लैटिस नहीं बनता, ठीक है। सॉलिड के बीच में कहीं भी कोई गैप नहीं होता। तो इसी रीजन की वजह से हमारे पास 2, 3, 4 और 6 फोल्ड क्या है, पॉसिबल है। 5, 7, 8 क्या हायर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सॉलिड के बीच में कहीं भी कोई गैप नहीं होता। सेम ये हमारी सिचुएशन है जैसे हम टाइल्स बिछाते हैं फ्लोर पे, टाइल्स जो होती है हमारी 2 फोल्ड, 3, 4, 6 तक बन जाएंगी। बट 5 वाली जो होती है यानी पेंटागनल, हेप्टागनल, इस तरह की टाइल्स को हम स्पेस पे जब बिछाते हैं, मतलब फ्लोर पे, तो उनमें कहीं ना कहीं गैप आ जाता है, ठीक है। जैसे आप फुटबॉल देखो, फुटबॉल के अंदर आपको हेक्सागनल और पेंटागनल्स दोनों मिलेंगे, खाली पेंटागन नहीं मिलते। पेंटागन के बीच में स्पेस आता है, उसे कवर अप करने के लिए वहां पे क्या लगाते हैं, हेक्सागन्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। ओके, थैंक यू।